द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में स्वागत है छात्रों आपका। और मैं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट का अध्यापक सागर पांडे। आज हम छात्रों चर्चा करेंगे भारत अपवाह तंत्र या भारतीय नदी अपवाह तंत्र के विषय में। भारत अपवाह या भारतीय नदी अपवाह तंत्र के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे उसके विषय में। भारतीय अपवाह तंत्र के विषय में सबसे पहले हम आज समझेंगे कि अपवाह क्या है या अपवाह किसे कहते हैं। अपवाह किसी निर्धारित जलमार्ग द्वारा या एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। एक निर्धारित जल मार्ग, एक निर्धारित, जैसे कि ये एक जलमार्ग है और इसका निर्धारण फिक्स है कि इसी रास्ते से होकर ये जल आगे की तरफ प्रवाह करेगा। ये जल है और जल आगे की तरफ प्रवाह करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। अपवाह के विषय में फिर हम चर्चा करते हैं। एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को ही अपवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अपवाह तंत्र। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अपवाह तंत्र क्या है। अपवाह तंत्र के विषय में, अपवाह तंत्र के विषय में कई जलमार्गों के जाल को ही हम अपवाह तंत्र कहते हैं। कई, ये आपका ए नदी हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई और ये नदी डी हो गई, ये हो गई, ई हो गई। ए नदी सीधा ये अपवाह कहलाएगी। किंतु अगर कई जल के मार्ग आपस में मिल जाएं, कई अपवाह आपस में मिल जाएं, तो उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक हम चर्चा करेंगे बच्चों। अब अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में। वो कौन कौन से ऐसे कारण हैं या कारक हैं जो अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। हम अगर चर्चा करें इसके विषय में, तो अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले बच्चों चट्टानों का स्वरूप कैसा होगा, उस पर डिपेंड करेगा। किस पर बच्चों? चट्टानों का स्वरूप। चट्टानों के स्वरूप के अनुसार ही अपवाह प्रतिरूप प्रभावित होगा। अपवाह प्रतिरूप चट्टानों के स्वरूप के आधार पर ही डिपेंड करेगा कि उसका प्रतिरूप कैसा है। अपवाह का रूप कैसा है, किस तरीके से उसका स्वरूप अपवाह तंत्र का बन रहा है या अपवाह का कैसा प्रतिरूप बन रहा है, ये डिपेंड करेगा चट्टानों के स्वरूप पर और चट्टानों की संरचना पर। जो चट्टान संरचना में अधिक कठोर और बेहतर होगी, वो चट्टान का प्रतिरूप अलग होगा, और जो चट्टानों की संरचना अच्छी नहीं होगी, अर्थात वो बहुत कठोर नहीं होगी, उस पर अपवाह प्रतिरूप अलग होगा। अर्थात अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने में सबसे बड़ा कारक चट्टानों का स्वरूप और संरचना होता है। दूसरा, अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थलाकृति की ढाल पर डिपेंड करता है। स्थलाकृति की ढाल कैसी है? जो शेप है, जो पठार है, जो पहाड़ है, जो घाटियां हैं, उसकी ढाल कैसी है, उस पर डिपेंड करता है
अपवाह प्रतिरूप कैसे बनेगा। पहाड़ और पठार के स्थलाकृति रूप के ढाल को ही, ये स्थलाकृति की ढाल ही डिपेंड करेगी, पहाड़ और पठार की स्थलाकृति की ढाल ही डिपेंड करेगी कि अपवाह प्रतिरूप कैसा है। दो रीजन हो गए। अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे प्रथम कारक चट्टानों के स्वरूप की बात करेंगे। चट्टानों का स्वरूप जैसा होगा वैसे ही अपवाह प्रतिरूप बनेगा। स्थलाकृति की ढाल कैसे होगी, जैसे ही स्थलाकृति की ढाल होगी वैसे ही अपवाह प्रतिरूप बदल जाएगा। तीसरा इसमें कारक आपका होगा प्रवाहित जल की मात्रा। प्रवाहित जल की मात्रा, प्रवाहित जल की मात्रा, अगर हम बात करें प्रवाहित जल की बच्चों मात्रा की, तो प्रवाहित जल की मात्रा भी अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करती है। प्रवाहित जल की मात्रा भी अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करती है। जब किसी नदी या अपवाह तंत्र में जल की मात्रा अधिक होगी तो उसका अपवाह प्रतिरूप अलग ढंग से बनेगा, और अगर प्रवाहित जल में जो नदियां बह रही हैं अगर उसमें जल की मात्रा कम होगी तो उसका अपवाह प्रतिरूप कुछ अलग ढंग से बनेगा। हम बात करेंगे चौथा कारक बच्चों, प्रवाह की अवधि पर डिपेंड करता है। तीसरा करता है प्रवाह की अवधि, प्रवाह की अवधि या समय पर, या बच्चों किस पर, समय पर। अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले चट्टानों का स्वरूप और चट्टानों की संरचना कैसी है। जैसे चट्टानों के स्वरूप होंगे, जैसे चट्टानों की संरचना होगी, उसी आधार पर ही अपवाह का प्रतिरूप प्रभावित हो जाएगा। अपवाह का प्रतिरूप पहले कारक पर डिपेंड करेगा। दूसरा कारक है पहाड़ या पठार की ढाल कैसे है। ढाल जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरूप अलग ढंग से होगा, अगर ढाल कम है तो उसका प्रतिरूप कुछ अलग ढंग से होगा। तीसरा अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रवाहित जल की मात्रा। अगर किसी नदी या अपवाह तंत्र में जल की मात्रा बच्चों अधिक है तो उसका अपवाह प्रतिरूप कुछ अलग ढंग से बनेगा, और जब प्रवाहित जल की मात्रा नदियों में कम होगी तो उसका अपवाह प्रतिरूप कुछ अलग ढंग से बनेगा। चौथा है प्रवाह की अवधि, मतलब अगर वर्षा काल में चर्चा की जाए तो नदियों में प्रवाह अधिक होती है, नदियों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, वो तीसरे टॉपिक पे जाएंगे। लेकिन अवधि बात कर रहा है समय की। वर्षा काल में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो डिपेंड करेगा अपवाह प्रतिरूप तुरंत बदल जाएगा। अर्थात चार मुख्य कारक हैं जो अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित कर देते हैं। ये प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं बच्चों। चट्टानों के स्वरूप और संरचना पहला, दूसरा स्थलाकृति की ढाल बच्चों, तीसरा प्रवाहित जल की मात्रा, और चौथा प्रवाह की अवधि या समय। उद्गम की दृष्टि से बच्चों, उद्गम की दृष्टि से आगे हम बात करेंगे बच्चों। उद्गम की दृष्टि से, नदी के निकलने की दृष्टि से अगर देखा जाए, उद्गम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय अपवाह तंत्र को उद्गम की दृष्टि से, उद्गम की दृष्टि से, उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को, भारतीय अपवाह तंत्र को, भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को, किसको बच्चों, भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों बच्चों, दो भागों में, दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका हिमालयी अपवाह तंत्र कहलाएगा। पहला भाग बच्चों क्या कहलाएगा, हिमालयी अपवाह तंत्र कहलाएगा। भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, लेकिन किसकी दृष्टि बच्चों, अपवाह की दृष्टि से, अपवाह की दृष्टि से, सॉरी उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह को दो भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय, दूसरा बच्चों प्रायद्वीपीय, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह
तंत्र। उद्गम की दृष्टि से, नदी के उद्गम निकलने की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया बच्चों। पहला हिमालयी अपवाह तंत्र, मतलब ऐसी नदियों का अपवाह तंत्र जो हिमालय से नदियां निकलती हैं। दूसरा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र। तो सीधा सीधा मतलब बच्चों ये है, एग्जाम में प्रश्न आपके पूछेगा कि भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो उद्गम की दृष्टि से तो आप कहेंगे कितने भागों में, दो भागों में बच्चों। पहला हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। अब हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले कि दोनों नदियों में डिफरेंस क्या है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अंतर क्या है, हिमालयी अपवाह तंत्र क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, या हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के मध्य कौन सा मुख्यतः अंतर है। हम सबसे पहले बार बच्चों करेंगे, हम बात करते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र की। दोनों में अगर तुलना करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों हिमालयी अपवाह तंत्र की, हिमालयी अपवाह तंत्र की। किसकी बच्चों, हिमालयी अपवाह तंत्र की। अगर हम हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में बात करें बच्चों तो हिमालयी जितनी नदियां होंगी, पहला हिमालयी जितनी नदियां होंगी वो सदा नीरा होंगी। क्या होंगी बच्चों, सदा नीरा होंगी, अर्थात हिमालयी अपवाह तंत्र सदा नीरा होगी और इन नदियों में पूरे वर्ष जल का प्रवाह बना रहेगा। जल का प्रवाह पूरे वर्ष बनने के दो कारण हैं। पहला, ये हिमालय से निकलती हैं, हिमालय में पूरे वर्ष बर्फ जमा रहता है जिससे लगातार धारा बनी रहती है, जल नदियों को मिलता रहता है। दूसरा, वर्षा काल में भी नदियों को जल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। इस प्रकार ये हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ वर्ष में दो बार जल पाती हैं, एक वर्षा काल और दूसरा ग्लेशियर के पिघलने से नदियों को लगातार जल मिलता ही रहता है। अर्थात हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां कैसी होंगी बच्चों, सदा नीरा। क्या होंगी बच्चों, सदा नीरा होंगी। अगर हम बात करें हिमालय अपवाह तंत्र की नदियों की तो गंगा हिमालय अपवाह तंत्र की नदी है, यमुना हिमालय अपवाह तंत्र की नदी है, यमुना हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, कोसी हिमालयी अपवाह तंत्र की नदी है, घाघरा हिमालयी अपवाह तंत्र की नदी है। हिमालयी अपवाह तंत्र सदा नीरा होगी, इसमें वर्ष में दो बार जल की प्राप्ति होगी। पहला हुआ आता हुआ मानसून जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, जिसको बच्चों क्या बोलते हैं हम, दक्षिण। पहला आपका भाग होगा सदा नीरा होगी, हिमालयी अपवाह तंत्र सदा नीरा होगी। गंगा नदी हिमालयी अपवाह तंत्र की नदी है, यमुना नदी हिमालयी अपवाह तंत्र की नदी है, कोसी नदी हिमालयी अपवाह तंत्र की नदी है, घाघरा नदी हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां हैं। हम इसके बाद दूसरी चर्चा करेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियों के विषय में। अगर हिमालयी अपवाह तंत्र के विषय में बात करें तो दूसरा सबसे बड़ी बात, हिमालयी नदियां प्रायः अधिक लंबी होंगी। हिमालयी नदियां अधिक लंबी होंगी। हिमालयी नदियां क्या होंगी बच्चों, अधिक लंबी होंगी। ये नदियां लंबी होंगी जिसके कारण इनका स्रोत, हिमालयी नदियां अधिक लंबी होंगी, ये क्या होंगी, अधिक लंबी होंगी, जिसके कारण इनका उद्गम, इन नदियों का उद्गम और समुद्र में जहां ये गिरती हैं इनके मध्य की दूरी अधिक होगी। पहला, हिमालय अपवाह तंत्र में चर्चा किया जाए इसकी विशेषता, तो पूरे साल इनमें जल की मात्रा बनी रहेगी, पूरे वर्ष इनको जल मिलता रहेगा। जैसे गंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, ये कैसी नदियां हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां हैं। दूसरी विशेषता बच्चों, हिमालयी नदियां अधिक लंबी होंगी
हिमालयी नदियाँ लंबी होंगी, अर्थात जिस जगह से इनका उद्गम होगा और जहाँ जाके समुद्र में गिरेंगी इनके बीच की दूरी बड़ी होगी। तीसरा विशेषता हिमालयी अफवाह तंत्र की बच्चों, तीसरी विशेषता ये है कि समुद्र में हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियाँ बहुत कम गिरती हैं। हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियाँ समुद्र में कम गिरती हैं। इसका प्राय बच्चों कि एक मुख्य नदी होगी, एक नदी हो जाएगी मुख्य, और उसमें ढेर सारी हिमालय से जो नदियाँ निकलेंगी उस नदी में जाकर मिल जाती हैं। जिसका सीधा उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे गंगा नदी तंत्र ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए बच्चों? गंगा अफवाह तंत्र ले लिया जाए। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है तो इसमें रामगंगा मिलती है, इसमें गोमती नदी मिलती है। क्या मिलती बच्चों? रामगंगा नदी। कौन नदी बच्चों? गोमती नदी। और कौन नदी बच्चों? और कौन नदी बच्चों? घाघरा नदी। और कौन नदी बच्चों? कोसी नदी आदि। कोसी नदी आदि। इधर से ले लिया जाए बच्चों, यमुना नदी मिलती है बच्चों। कौन नदी? यमुना नदी मिलती है। तो कहने का सीधा मतलब है कि यमुना नदी हिमालय से तो निकली, किंतु ये गंगा नदी में, किस नदी बच्चों? गंगा नदी में मिल गई। अर्थात हिमालयी नदियाँ हिमालय क्षेत्र से तो निकलेंगी ग्लेशियर से, किंतु ये किसी नदी में मिल जाएंगी, ये पूर्णतः समुद्र में नहीं गिरेंगी। रामगंगा हिमालय से निकलेगी किंतु गंगा में जाकर मिल जा रही है। गोमती नदी हिमालय से निकलेगी किंतु गंगा में मिल जा रही है। घाघरा नदी हिमालय से निकलेगी किंतु गंगा में मिल जा रही है। कोसी नदी हिमालय क्षेत्र से निकलेगी किंतु गंगा में मिल जा रही है। तो तीसरा सबसे बड़ी विशेषता हिमालय नदियाँ अफवाह तंत्र का यह है बच्चों कि ये नदियाँ समुद्र में कम गिरती हैं और अधिकतर नदियाँ किसी ना किसी बड़ी नदी से मिल जाती हैं। अधिकतर नदियाँ जैसे रामगंगा, कोसी, घाघरा, गोमती, यमुना, अधिकतर नदियाँ किसी ना किसी अर्थात गंगा नदी में मिल जाती हैं और एक ही मुख्य नदी जाकर हिमालय की एक ही मुख्य नदी होगी जो सभी नदियों को का पानी लेकर समुद्र जाकर मिल जाती है। तीसरी बड़ी विशेषता रही बच्चों। हम बात करेंगे हिमालयी अफवाह तंत्र की चौथी विशेषता। चौथी विशेषता बच्चों, चौथी विशेषता हिमालयी अफवाह तंत्र की चौथी विशेषता, हिमालयी अफवाह तंत्र की चौथी विशेषता कि ये नदी घाटियाँ, हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियाँ गहरा गार्ज और घाटियों का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ गहरे गार्ज, कैसे गार्ज बच्चों? गहरे गार्ज और घाटियों का, और किसका बच्चों? घाटियों का निर्माण करती हैं। सबसे बड़ी विशेषता कि हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियाँ गार्ज, गहरे गार्ज बनाएंगी, बड़े बड़े गड्ढे बनाएंगे, महाखड्ड बनाएंगे और घाटियों का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी बच्चों? घाटियों का। इसका हिमालयी अफवाह तंत्र की पांचवी विशेषता है कि हिमालयी नदियाँ प्रायः ज़्यादातर जहाँ नदी गिरती, जहाँ मुहाना होता है वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसकी पांचवी विशेषता, हिमालयी अफवाह तंत्र की पांचवी विशेषता बच्चों कि यह नदी जहाँ गिरती है, जहाँ नदी का मुहाना होता है वहीं पर मुख्यतः ज़्यादातर ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको हम पांच विशेषता बताएं हिमालयी अफवाह तंत्र की। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की विशेषता बच्चों। किसकी बच्चों? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की विशेषता। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की विशेषता। किसकी विशेषता बच्चों? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की विशेषता। इसकी पहली विशेषता प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की, प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी नदियाँ बच्चों? प्रायद्वीपीय नदियाँ ऋतुनिष्ठ होती हैं। क्या होती बच्चों? ऋतुनिष्ठ होती हैं, अर्थात ये ऋतुओं पर
मौसम पर आधारित होती हैं, अर्थात प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्यतः जल की मात्रा वर्षा ऋतु में ही हो पाती है। लेकिन इसके अपेक्षा भी हम लोगों ने पढ़ा कि हिमालय अपाह तंत्र नदियाँ पूरे वर्ष जल को लेकर जाएंगी। उसमें हिमालय नदियों अपाह तंत्र में वर्ष में मुख्यतः 2 बार जल की अधिकता हो जाती है, किंतु प्रायद्वीपीय नदियाँ ऋतुनिष्ठ होती हैं। ये मौसम वर्षा ऋतु में ही ये जल को प्राप्त करती हैं। हम बात करेंगे जैसे नदियों की चर्चा किया जाए। अगर हम जैसे नदियों की चर्चा करें, जैसे नर्मदा नदी बच्चों, कौन सी नदी बच्चों? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि, ये सब नदियां प्रायद्वीपीय अपाह तंत्र की नदियां हैं। दूसरी विशेषता प्रायद्वीपीय अपाह तंत्र की बच्चों, प्रायद्वीपीय अपाह तंत्र के दूसरी विशेषता कि ये नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदियों या हिमालय अपाह तंत्र के अपेक्षा छोटी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां प्रायः छोटी होती हैं। क्या होती बच्चों? छोटी होती हैं, किंतु किसकी अपेक्षा? हिमालयी अपाह तंत्र की। किसके अपेक्षा बच्चों? हिमालयी अपाह तंत्र के। हिमालयी अपाह तंत्र की अपेक्षा, हिमालयी अपाह तंत्र के अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपाह तंत्र की नदियां प्रायः छोटी होंगी। क्या होंगी बच्चों? छोटी होंगी। ये आपकी दूसरा अंतर है हिमालयी अपाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपाह तंत्र में। आपका तीसरा अंतर या प्रायद्वीपीय अपाह तंत्र की तीसरी विशेषता कि तीव्र प्रायद्वीपीय ढाल के कारण ये नदियां अधिकतर समुद्र तक पहुंच जाती हैं। ये नदियां क्या होंगी? तीव्र ढाल के कारण ये नदियां पूर्णतया समुद्र या सागर में गिर जाती हैं या पहुंच जाती हैं। कौन सी नदियां बच्चों? प्रायः प्रायद्वीपीय अपाह तंत्र की नदियां। तीसरी, जैसे गोदावरी नदी जहां से उद्गम होता है वहां से जब निकलती है तो अपने ही नाम से गोदावरी जाकर महासागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी जिस स्थान से निकलेगी अपने ही नाम से महासागर में जाकर गिर जाती है। कृष्णा नदी जहां से उद्गम होती है अपने ही नाम से जाकर महासागर में गिर जाती है। कावेरी नदी जहां से निकलती है और अपने ही नाम से आकर ये मुहाने पर गिर जाती है महासागर में। किंतु यमुना तो निकलती है किंतु गंगा में मिल जाती है। रामगंगा निकलती तो है बड़ी नदी किंतु गंगा में मिल जाती है। कोसी भी नदी निकलती है, बड़ी नदी है अपने नाम से, किंतु गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी बड़ी नदी है किंतु वह अपने नाम से निकलती तो है किंतु वह गंगा में मिल जाती है। तीसरा सबसे बड़ा अंतर कि तीव्र ढाल के कारण ये नदियां पूर्णतया समुद्र या सागर में ज्यादातर गिर जाती हैं, किंतु हिमालयी नदी अपाह तंत्र नदियां एक ही नदी में कई बड़ी बड़ी नदियां मिल जाती हैं और अपने नाम से महासागर में नहीं गिरती। बच्चों, चौथा सबसे बड़ा अंतर क्या है, इस पे चर्चा कर लें बच्चों। प्रायद्वीपीय जो अपाह तंत्र की नदियां हैं ये जलप्रपात का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण बच्चों? जलप्रपात का, अर्थात ये जलप्रपात या झरने का निर्माण करती हैं। ये जलप्रपात का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय अपाह तंत्र की नदियां बच्चों क्या करेंगी? जलप्रपात का निर्माण करेंगी। जलप्रपात का निर्माण कौन नदियां करेंगी बच्चों? प्रायद्वीपीय अपाह तंत्र की नदियां। किंतु अभी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने सीखा कि हिमालयी अपाह तंत्र की नदियां घाटियों और गार्ज का निर्माण करेंगी। उसकी अपेक्षा इसका विपरीत काम क्या है? जलप्रपात या झरने का निर्माण करना। पांचवा सबसे बड़ा अंतर क्या है? प्रायद्वीपीय अपाह तंत्र का पांचवी विशेषता क्या है कि ये नदियां अपने मुहाने पर या जहां नदी समुद्र के पास गिरती है ये अधिकतर नदियां एस्चुरी, क्या बच्चों? एस्चुरी
या ज्वार नदमुख या ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। कुछ नदियों को छोड़कर प्रायद्वीपीय अपोह तंत्र की नदियां मुख्यतः एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करेंगे बच्चों? एस्चुरी या ज्वार नदमुख का। किंतु हिमालय अपोह तंत्र नदियां मुख्यतः क्या निर्माण करेंगे बच्चों? डेल्टा का। थोड़ा आसान भाषा में, छोटे शब्दों में हम अब चर्चा कर लें कि एस्चुरी, डेल्टा और एस्चुरी में अंतर क्या है। एस्चुरी में अंतर क्या है? डेल्टा, जब नदियां लंबी होंगी, अपने साथ ढेर सारा जल लेकर जाएंगी, मिट्टी को हिमालय से काट कर लेकर जाएंगी, पर जाते 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 मिट्टी को ढोते ढोते अंत में सहायक नदियां हिमालय तंत्र में कम मिलती हैं। लेकिन किंतु मिट्टी और गाद को तो ढोकर लेके आती हैं। भार अधिक होने के कारण नदियां थक जाती हैं ले जाकर, और मिट्टी के ढेर को ले जाकर अंतिम छोर पर मुहाने पर ही रोक देती हैं या गिरा देती हैं। गिराने का मतलब यह है कि किसी नदी के तंत्र में, एग्जाम्पल देख लिया जाए बच्चों, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, इस पर चर्चा कर लें। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और इसमें रामगंगा मिल गई, भाई ये भी हिमालय से अपर्दन करेगी और मिट्टी को काट कर लेकर आएगी, गंगा मिला दी। यमुना नदी भी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये भी मिट्टी को लेकर आई, अपर्दन करेगी हिमालय क्षेत्र से उतरते समय, ये भी मिट्टी को गंगा में लेकर चली आई। लो भैया आगे राम गंगा के बाद चलो गोमती नदी भी आती है, ये भी मिट्टी का अपर्दन करके लेकर आएगी, मिला देगी। गोमती भी नदी लेकर आई। चलिए भैया और देख लीजिए, राम गंगा हो गया, गोमती हो गया। चलिए भाई घाघरा नदी हिमालय क्षेत्र से आएगी, ये भी मिट्टी को काटेगी। कौन नदी? घाघरा। घाघरा अपने मार्ग बदलने के लिए और बाढ़ के लिए जानी आती है मध्य गंगा के मैदान क्षेत्र में। शेष आगे इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये भी नदियां हिमालय क्षेत्र से मिट्टी को काट कर लेकर आएंगी, गंगा में मिला देंगी। अब देखिए पानी तो अधिक हो रहा है, गंगा नदी में पानी तो अधिक मिल रहा है, लेकिन साथ साथ मिट्टी की मात्रा भी तो मिल रही है। शेष आगे चलेंगे। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत से आती है और सोन नदी भी मिल जाती है गंगा से प्रायद्वीपीय भारत से मिट्टी लाकर। आगे नदी बढ़ती है, लास्ट में एक नदी पश्चिम बंगाल में महानंदा मिलती है। कौन बच्चा? महानंदा। और महानंदा नदी भी लाती है। उसके बाद कई किलोमीटर लंबे तक नदियों में, गंगा नदी में जल की मात्रा नहीं मिलती और यहाँ मिट्टी और गाद की मात्रा बढ़ जाता है। मिट्टी या गाद की मात्रा बढ़ जाती है, पानी कम हो जाता है, पानी की मात्रा कम और मिट्टी या गाद की मात्रा अधिक, तो स्वाभाविक है कि नदी अपने अंतिम छोर पर थक जाती है ढोते ढोते और वहीं पर मिट्टी गाद को छोड़ना शुरू कर देती है और बहुत बड़े बड़े टीले इकट्ठा हो जाते हैं। मिट्टी के टीले इकट्ठा होने के कारण पानी कम होने से नदियां दो भागों में, कई भागों में, छोटे छोटे भागों में रास्ता बदल देती हैं, क्योंकि ऊंचाई को नहीं पार कर पाती और ऊंचे ऊंचे टीले रूप में बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा का निर्माण मुख्यतः हमेशा लंबी और बड़ी नदी और भारत में मुख्यतः हिमालय ही नदी करती है बच्चों। शेष अगला हम बात करेंगे आपके एस्चुरी की या ज्वार नदमुख की। ज्वार नदमुख बच्चों छोटी नदियां होंगी, ऐसे अभी हम लोगों ने सीखा, तीव्र वेग से चलेंगी। प्रायद्वीपीय भारत पे ढलान होगा। प्रायद्वीपीय भारत बहुत ठोस चट्टानों से बना हुआ है, हम आगे इसको अगले टॉपिक्स में धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चों। किंतु प्रायद्वीपीय नदियां छोटी होंगी, चट्टान कठोर है प्रायद्वीप भाग में, ये तीव्र गति से बढ़ेंगी, कम काटेंगी नदी। तीव्र ढलान की वजह से ये तेजी से जब बहेंगी तो मिट्टी को काट ले जाएंगी। लगातार ढलान होता जाता है। पश्चिमी घाट से देखिए बच्चों, ये भारत का पश्चिमी घाट और इधर आप देखेंगे बच्चों तो ये आपका पूर्वी घाट। ये ऊंचा अधिक है बच्चों और ये कम ऊंचा है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ से ढलान तीव्र गति से होता है और ये पश्चिमी घाट से नदियाँ लगातार बहती जाती हैं और यहाँ भी पूरे मिट्टी को काटते हुए नदियाँ समुद्र में गिर जाती हैं, अर्थात यहाँ गड्ढा बनने लगता है। क्या बनने लगता है बच्चों? गड्ढा। जैसे कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलेगी और तीव्र गति से बहते हुए गुजरात की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है।
यहां गिरते समय रेत होने की वजह से ये नदी क्या करती है, मिट्टी को काट कर समुद्र में